नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहां मैं हिंदी किताबों से जुड़े वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूं। और अगर आपको हिंदी किताबों से लगाव है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मनु भंडारी जी के उपन्यास महाभोज के बारे में। और इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सबको ये बता दूँ कि मैं मनु भंडारी जी पर और उनके उपन्यास आपका बंटी पर पहले ही वीडियोज़ बना चुका हूँ और उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियोस आपको लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफ़र। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नाम के एक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। और कहानी की शुरुआत बिसु नाम के एक दलित युवक की मौत से होती है। कुछ दिन पहले सरोहा की हरिजन बस्ती में एक सामूहिक हत्याकांड में दर्जनों दलितों को जिंदा जला दिया गया था और बिसु के पास इससे जुड़े कुछ प्रमाण थे, जिसे वो दिल्ली जाकर अधिकारियों को सौंपना चाहता था और अपने गाँव के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था। पर इसी बीच बिसु की हत्या कर दी जाती है और बिसु के जाने के बाद में इस प्रतिरोध की ज्वाला को जलाए रखता है बिंदा। अब वैसे तो किसी आम दलित युवक की हत्या अपने आप में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, पर बिसु की मौत अपने आप में इतनी बड़ी घटना इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है और सुकुल बाबू, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो कि पिछले चुनाव में अपनी सीट हार भी चुके हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले दलितों का सामूहिक हत्याकांड और फिर बिसु की मौत से लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से का फ़ायदा उठाकर ये चुनाव जीता जा सकता है। इधर दा साहब, जो कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले को दबाना चाहते हैं और अखबार वाले बिसु की मौत को सनसनीखेज बनाकर अपने अखबारों की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरह से सभी बिसु की मौत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उपन्यास सन 1977 की एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें बिहार के एक बेलचा गांव में दलितों का सामूहिक हत्याकांड हुआ था। तो ये तो बात हुई कहानी की। अब बात करते हैं कि मुझे ये उपन्यास इतना अच्छा क्यों लगा। उपन्यास बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और सतह के नीचे एक व्यंग्य चलता रहता है, जिससे उपन्यास आपको कभी भी बोर नहीं करता। और ये व्यंग्य शुरुआत में तो साफ दिखता है, पर बाद में ये बहुत सटल हो जाता है। और इसका उदाहरण देने के लिए मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक, अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सज़ा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझमुक्त नहीं होगी और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है। क्या करते, वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जाँच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित है और घुन चकनाचूर। महाभोज राजनीतिक विद्रोह का उपन्यास है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस अवधारणा को तोड़ता है कि औरतें सिर्फ घर परिवार के बारे में ही लिखती हैं। और एक और बात यहाँ ज़रूरी है और जिसका जिक्र मैंने अपने नई कहानी वाले वीडियो में भी किया था कि ये वो दौर था जिसमें सामाजिक परिस्थितियों से हटकर अपने अंतर्मन की परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा बात होती थी। और इसीलिए इस उपन्यास ने आकर सबको चौंका दिया था। और इसके बारे में मनु भंडारी जी कहती भी हैं कि जब अपने घर में आग लगी हो तब अपने अंतर्मन में ही रहना या उसी का प्रकाशन करना, ये क्या किसी हद तक हास्यास्पद या फिर अप्रासंगिक और या फिर किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हिंदी साहित्य में सांप्रदायिकता के ऊपर तो बहुत सारे उपन्यास देखने को मिलते हैं, पर जातीय संघर्ष को लेकर बहुत कम लिखा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले उपन्यासों में से एक था जिसने जातीय संघर्ष पर ना सिर्फ बात की बल्कि उसे अपनी कहानी का केंद्रीय बिंदु बनाया। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का बहुत ही यथार्थवादी चित्रण किया गया है और इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से जातीय समीकरण हमारी राजनीति और खासकर स्थानीय राजनीति का अनिवार्य अंग बन गए हैं। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि जो हमारे नेता, हमारी मीडिया, हमारे अफसर, किसी को भी जनता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मौका परस्त है। और तमस पर मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था उस पर मैंने जिक्र भी किया था कि जो तमस उपन्यास है वो मुझे इतना अच्छा इसलिए लगा कि उसके जो कैरेक्टर्स है वो बहुत रियल है। और यही बात मैं यहाँ महाभोज के बारे में भी कहना चाहूँगा कि अगर यथार्थवादी परिस्थितियाँ या फिर यथार्थवादी किरदारों की बात कभी होगी तो महाभोज प्रथम पंक्ति में स्थान पाने वाला उपन्यास है। इसमें परिस्थितियाँ इतनी रियल है कि ये उपन्यास के लिए तो अच्छा है, पर कहीं ना कहीं एक देश का नागरिक होने के नाते बहुत निराशा भी होने लगती है
कि यार पिछले 40-50 सालों में कुछ भी नहीं बदला। जो हमारे देश की राजनीति की हालत उस समय थी वही लगभग आज है। हालांकि ये अंतर आ गया है कि लखन और जोरावर जैसे लोग जो पहले दा साहब या शकुल बाबू के कठपुतली हुआ करते थे, अब वो सत्ता के केंद्र में हैं। यानी कि पहले जो किसी के गुंडे हुआ करते थे, अब सारी ताकत उन्हीं के हाथ में है। और हालांकि किताब में एक लोचन बाबू जैसे भी किरदार हैं जो कि राजनीति के ज़रिए क्रांति लाना चाहते हैं, पर जैसा कि हमने किताब में देखा कि उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। और असलियत में भी ऐसे लोगों का वही हाल होता है जो कि किताब में लोचन बाबू का हुआ। इस उपन्यास में एक किरदार है दा साहब। मैं क्या बताऊं कि मन्नू भंडारी जी ने कितना ज़बरदस्त किरदार लिखा है। ये अभी मुख्यमंत्री हैं, एकदम सधे हुए लहजे में बात करते हैं, एकदम शांत रहते हैं और मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनका रहन सहन, इनका खान पान एकदम सादा है। गांधी जी और नेहरू जी को अपना आदर्श मानते हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही काया किस्म का आदमी है। यानी कि हाथी के दांत, दिखाने के और खाने के और। सफ़ेद झूठ भी ये आदमी ऐसे बोलता है जैसे कि कितने बड़े सत्य का बखान कर रहा हो। सारे उल्टे काम करता है, षड्यंत्र रचता है, हथियारों को शय देता है, मीडिया पर दबाव बनाता है और बेईमान अफसरों का सहारा लेकर अपने मुताबिक नतीजे भी निकलवा लेता है। और जनता की तो इसको कोई फिक्र है ही नहीं, मगर इसके बाद भी ठसक ऐसे कि भैया हम हैं लोकतंत्र के रक्षक, हम हैं सत्य के पुजारी और हमसे बड़ा जनता का सेवक तो कोई है ही नहीं। और मन्नू भंडारी जी ने इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है ना कि आपको इसमें उन सभी नेताओं की छवि मिल जाएगी जो अपने आप को बहुत महान बोलते हैं पर हैं असल में दोगले। वो दिखाते हैं ऐसे कि उन्हें जनता की बहुत चिंता है, पर उन्हें असल में चिंता होती है सिर्फ अपनी कुर्सी की और अपनी पावर की। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसे मन्नू भंडारी जी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया इस उपन्यास में, कि नेताओं को ना सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र होती है। इन्हें ना देश की फिक्र है ना देश के लोगों की, सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है। हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, ऐसा करने से हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, वैसा करने से हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। मतलब कि आप एक गुंडे को टिकट दे रहे हो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, उससे आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है। पर अगर उस गुंडे ने कोई क्राइम कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो उस गुंडे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस गुंडे को सज़ा हो गई तो उसका मतलब कि वो दोषी है और इससे तो हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। ये क्या लॉजिक है? और इसी लॉजिक पर पहले भी हमारे नेता लोग काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। मनु जी ने इस उपन्यास से उन बुद्धिजीवियों पर भी चोट की है जो कि अपने सामने होते हुए अत्याचार को देखकर आवाज़ उठाने या फिर आवाज़ उठाने वालों का साथ देने से भी कतराते हैं। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारा जो साधन संपन्न वर्ग है ना, वो इतना संवेदनहीन हो चुका है कि अब कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, बस उसके लिए उनका मूड ख़राब हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और क्रूर से क्रूर जातियाँ भी अगर हो जाए ना, तो उसके बारे में पढ़कर वो सिर्फ एक क्षणिक टिप्पणी देते हैं, उससे ज़्यादा उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ को मनु भंडारी जी ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि जब सिरोहा की हरिजन बस्ती में सामूहिक हत्याकांड हो जाता है और जब वो खबर अखबार में छपती है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा, देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब चलता रहेगा, छे। और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की ज़िंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। खैर, बहुत हो गई निराशाजनक बातें, पर यह उपन्यास उम्मीद की किरण भी दिखाता है। बिस्सू, बिंदा, सक्सेना या लोचन बाबू ये सभी भले ही हारे हुए किरदार हैं, पर बड़ी बात यह है कि बिस्सू के जाते ही बिंदा जो है वो प्रतिरोध को जारी रखता है और बिंदा के बाद में वो मशाल सक्सेना अपने हाथ में लेता है। यानी कि जैसे ही एक हार जाता है वैसे ही तुरंत दूसरा खड़ा हो जाता है प्रतिरोध की इस मशाल को जलाए रखने के लिए और सत्य की लड़ाई को लड़ने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत हिम्मत देता है। और उपन्यास की जो लास्ट की 2 पंक्तियां हैं वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं और वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई हैं कि उनको पढ़ते वक्त मेरे मुंह से अपने आप ही वहाँ निकल गया था। और इससे फिल्म रंग दे बसंती का वो आखिरी सीन भी मेरे जहन में ताज़ा हो गया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा खेत में जाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, 1 लगाएंगे लाख मिलेंगे। ऐसे ही एक भगत सिंह जाएगा और भगत सिंह आएंगे, एक बिस्सू जाएगा और बिस्सू आएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे ये मालूम चलता है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर 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 से, और अपने यारों को, रिश्तेदारों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। और जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ में, तब तक आप इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं।